Good evening, students. Now today we'll start from type of frictions. Frictions के टाइप से, ठीक है. फ्रिक्शंस के पहले मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है. अगर फ्रिक्शन उसके पहले कोई डाउट हो तो आप लोग वीडियो अटेंड कर लेंगे, देख लेंगे. नाउ टाइप ऑफ फ्रिक्शंस. स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. फर्स्ट स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है. देखो फ्रिक्शन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था ना कि जब हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर, है ना, जब कोई फोर्स बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी ग्राउंड पर ही रखा होता है या किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है, ठीक है. तो उस सरफेस से एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट होता है. ये सपोज करो ये है ना मार्कर, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा इधर, ठीक है. तो मार्कर केप्ट ऑन दिस सरफेस, तो ये सरफेस क्या करेगा, इस मार्कर पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. इस डायरेक्शन में मैं फोर्स उधर लगाऊंगा तो एक फोर्स इधर लगेगी. किस पर? मार्कर पर. मैं फोर्स मार्कर पर लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में. ये सरफेस, ठीक है, इस मार्कर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो दैट इज़ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, बॉडी के मोशन को अपोज करता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द टाइप ऑफ फोर्स which opposes the motion of the body and act in the direction opposite to the direction of force act on the body. और बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, लगता है, ठीक है. समझ में आ रहा है. एंड फ्रिक्शन होता क्यों होता है बॉडी में? ड्यू टू द इंटरलिंकिंग बिटवीन द सरफेस, ठीक है. अगर सपोज करो कि मैं इस बुक को रख रहा हूँ इस सरफेस पर, ठीक है, और फोर्स लगा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रही है. समझ में आ रहा है. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है कि बॉडी सरफेस कितना रफ है या कितना स्मूथ है, ठीक है. अगर स्मूथ सरफेस होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कम होता है. अगर रफ सरफेस होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है. समझ में आ रहा है. देखते नहीं हो ऐसे सरफेस में चलना कितना टफ होता है, बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन होता ही नहीं लगभग. टाइल्स पर अगर स्मूथ हो तो फ्रिक्शन चलना बहुत टफ होता है बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन. बट अगर वही रफ सरफेस हो तो कितना आराम से चलते हैं बिकॉज ऑफ मोर फ्रिक्शन कंपेयर टू द टाइल्स. समझ में आ रहा है. क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, एक बॉडी को ग्रिप प्रोवाइड करता है. ग्रिप जब तक नहीं होगा तब तक तो हम लोग चल नहीं पाएंगे ना, स्लिप करेंगे बार बार. क्लियर. तो देखो ये सरफेस है, सपोज करो ये सरफेस, ये थोड़ा रफ सरफेस है. अगर मैंने कोई बुक रखा तो ऐसा कोई ये है, हो सकता है बुक, आप बोलोगे सर ये कैसा बना दिया, बुक का तो सरफेस ऐसा नहीं होता है. पर हम लोग अगर उसको एकदम मैग्नीफाई करके देखेंगे, मतलब ठीक है, एकदम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके देखेंगे तो देखेंगे ऐसा कई सारा ग्रुप्स होता है जो हमारे ऐसे नॉर्मली हमारे आई से नहीं दिखता, ठीक है. तो रफ सरफेस में कुछ इस टाइप का होता है नीचे का. तो जब हम इस पर देखो इधर फोर्स लगाएंगे तो धक्का इधर लगेगा, तो ये सरफेस क्या करेगा, ये पॉइंट इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस सरफेस पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. इसी वजह से ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है. यानी कि सरफेस जितना ज़्यादा रफ होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमने इधर फोर्स लगाएगा. ये सरफेस कहाँ फोर्स लगाएगा, इस बॉडी पर उस डायरेक्शन में. समझ में आ रहा है. क्योंकि तो अटका हुआ है ना, ऐसे देखो ऐसे अटका है ना, तो ये इधर फोर्स लगाएगा. कौन? ये सरफेस. हम इधर लगा रहे, ये सरफेस उधर, तो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर. तो सरफेस जितना रफ होगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जितना स्मूथ होगा, और स्मूथ सरफेस के केस में देखो यही ग्रूव्स बहुत कम होती है, बिल्कुल कम होती है. एंड दिस इज अ बुक, ठीक है. तो इंटरलिंकिंग ही नहीं है, इस दो सरफेस के बीच में कोई इंटरलिंकिंग ही नहीं है. हमने फोर्स लगाया ये सीधा इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन है, बट बहुत कम फ्रिक्शन है. हाँ, समझ में आ रहा है. क्योंकि सरफेस के बीच में लिंक ही नहीं है, इंटरलिंकिंग है नहीं. समझ में आ रहा है, क्या डाउट है? ओके. नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन लिखा दिए थे. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. फिर भी नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन फिर से देख लो. स्टैटिक फ्रिक्शन, अच्छा ठीक है, समझा दे रहे हैं. जब लिखा दिए थे तो समझा दे रहे हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, देखो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर देखो, जब हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये मूव कर रहा है?
देखो, पर ये देखो मेरा फिंगर, हम और थोड़ा फोर्स लगाना स्टार्ट किया, अभी भी नहीं मूव कर रहा है, अभी भी नहीं मूव कर रहा है, अभी भी नहीं, तो यानी कि मैंने मैक्सिमम फोर्स लगाया, ये मूव नहीं कर रहा है। पर अब मैंने थोड़ा फोर्स लगाया, मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है, वो मैक्सिमम फोर्स जो इसको मूव नहीं करा पा रहा है, मतलब लास्ट, इसके इस फोर्स के बाद थोड़ा और लगाऊंगा तो वो मूव करेगा। बट जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये सरफेस इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये रुके हुए कंडीशन में है, देन ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ग्राउंड इस पर कर रहा है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मेरी बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा हो बॉडी में और बॉडी रुके हुए कंडीशन में हो। जैसे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ पर बॉडी इज नॉट मूविंग, फिर भी एक फ्रिक्शन लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जो इसको मूव नहीं करने दे रहा है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो अभी मेरा फोर्स ग्राउंड के फोर्स से कम है, फ्रिक्शन तो ऑपोजिट लगेगा ना, मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, फ्रिक्शन एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ उधर पर, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगा रहा है? ग्राउंड लगा रहा है। किसके ऊपर में? इसके ऊपर में। समझ लो बात को? तो हम जब इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है जो हमारे फोर्स को भी ओवरकम कर दे रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा फ्रिक्शन है, वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? यानी हमने फ्रिक्शन लगाया येट द बॉडी इज नॉट मूविंग, इन दैट केस द फ्रिक्शन एक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो वो मैक्सिमम, अब हमने मैक्सिमम फोर्स लगा दिया फिर भी बॉडी नहीं मूव कर रहा है, मैक्सिमम फिर भी बॉडी नहीं मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमने लगाया, ये देखो बॉडी मूव करने लगा, इन दिस केस इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब बॉडी जब मूव करने लग गया उस वक्त भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि जब बॉडी स्लाइड कर रहा होता है और उस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स जब एक्ट हो रहा होता है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? बॉडी स्लाइड हो रहा है फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है पता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से कम होती है। समझ में आ गया? क्लियर? तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने लिखा दिया था, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट कम्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप लोग टर्म समझ गए? तो अब यहाँ पर आ जाओ। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी जस्ट टू स्लाइड ओवर द सरफेस इज इक्वल टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। माने कम से कम ऐसी फ्रिक्शन तो हमें होनी ही चाहिए, मिनिमम ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स होना ही चाहिए जो बॉडी को स्लाइड करवा दे। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? ये देखो फिर से, ये बॉडी है, स्लाइड नहीं हो रही है, अब होना स्टार्ट हो गया, तो ये दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हमारा ये फ्रिक्शन नहीं है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्राउंड जो प्रोवाइड कर रहा है दैट इज फ्रिक्शन। ये तो हमारा फोर्स है, इसको फ्रिक्शन नहीं बोलते। हम जो लगा रहे हैं ये फ्रिक्शन नहीं है, ग्राउंड इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। हम जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज नॉट फ्रिक्शनल फोर्स, ग्राउंड जो ऐसे लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। बार बार समझना बात को, है ना? तो यानी कि हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड इधर लगा रहा है, यानी कि हम जब फोर्स लगा रहे हैं वो ग्राउंड से हमारा फोर्स कम है, अब हमने लगाया, अब हमने ग्राउंड के फोर्स से ज़्यादा लगाया, मतलब इधर फोर्स जो लग रहा है वो कम हो गया, हमारा फोर्स ज़्यादा हो गया, तब ये चलना स्टार्ट हो गया। फिर भी इधर लग रहा है एक फोर्स, इधर ग्राउंड इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगा रहा है, दैट इज व्हाट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है? स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? बॉडी मूव नहीं करता इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है? बॉडी जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है, वो मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स जिस पर बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दे दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है? तो इफ यू वांट राइट डाउन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी जस्ट टू स्लाइड। ठीक है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक तो लिखा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मिनिमम
minimum frictional force that minimum that या फिर minimum frictional force required just to slide a body is called sliding friction. Sliding friction, ठीक है, क्लियर। मिनिमम फोर्स नहीं सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर मिटा देना, ये फ्रिक्शनल मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, फ्रिक्शनल ये नहीं होगा, ये यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है, जस्ट मिनिमम फोर्स लिखना है, फ्रिक्शनल नहीं लिखना है, ठीक है, मिनिमम फोर्स खाली लिखना है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू स्लाइड अ बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, जस्ट टू स्लाइड ओवर द सरफेस, जस्ट टू स्लाइड अ बॉडी, और एक चीज़ जोड़ लेना है यहाँ पर, ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस, सरफेस इज इक्वल टू, बस ये कुछ लाइन जोड़ लेना, वो मिस आउट हो गया था लिखने के समय में। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जस्ट टू स्लाइड बॉडी ओवर द सरफेस इज इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बस यही लिख देना है आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। नाउ समझ में आ गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब बॉडी को स्लाइड करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए कम से कम जो फोर्स की जरूरत होती है, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाओ रोलिंग फ्रिक्शन, मिटा दूं? देखो, ना कम टू रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इसके बाद आ जाओ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन देखो, अगर सबसे कम वैल्यू होती है किसी फ्रिक्शनल फोर्स की तो दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब एक बात देखो कैसे, अगर आप किसी सूटकेस पर रोप बांध दो, रस्सी बांध दो, ऐसे खींच के ले जाओ, कितना ज़्यादा ताकत लगता है खींचने में, क्यों? क्योंकि आप जब उस सूटकेस को खींचोगे तो ग्राउंड भी तो उधर एक फोर्स लगाएगा, है ना, क्लियर। और वो तो रफ सरफेस है, हम रस्सी से खींच रहे हैं, ठीक है। अब उस सूटकेस पर ग्राउंड उधर उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, तो जैसे जैसे हम अपना फोर्स बढ़ाते जाएंगे ग्राउंड भी अपना फोर्स बढ़ाता जाएगा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यानी कि उसको स्लाइड करने के लिए हमको ग्राउंड से ज़्यादा फोर्स लगा के खींचना पड़ेगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि आखिर हम खींचेंगे तो बॉडी स्लाइड ही करेगा ना सूटकेस। अब उस सूटकेस पर चक्के पर चढ़ा दो, ठीक है, चक्का बना दो नीचे, देखते हो ना वो ट्रॉली जैसे खींच के ले जाते हैं, तो क्या होता है पता है, वो चक्का होता है, ट्रॉली के नीचे चक्का होता है ना, तो अब उसको लेके खींच के जाते हो, कितना कम ताकत लगता है, खूब आराम से खींचते हो, क्योंकि उस चक्का लगा दिया आपने, और वो जो चक्का होता है वो सर पे ग्राउंड पर रोल करता है, क्लियर। तो वो जो रोलिंग जो फ्रिक्शन होता है, रोलिंग मतलब क्या होता है, रोल मतलब घूमना, रोल मतलब समझ में आ रहा है, रोल मतलब क्या होता है, घूमना। तो अब ये जो घूमता कौन है, चक्का घूमता है, तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो उसकी वैल्यू स्लाइडिंग से बहुत कम होती है। तो इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट चक्के पर हो तो उसको खींचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। तो जब रोल कर होने की बात होती है तो ऐसे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। समझ में आ गया? एक बड़ा सा स्टोन ले लो, उसको खींचो, बहुत मुश्किल है,
बट अगर उसको उसके नीचे चक्का बिठा दो, उसके बाद उसको खींच लो, खूब आराम से खींच लोगे, बिकॉज उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बहुत घट जाती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की अगर वैल्यू घट जाएगी तो हमारे लिए तो उसको खींचना आसान हो जाएगा ना। उधर का फ्रिक्शन क्या करता है, हमारे मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, और उसी अपोजिंग फोर्स की तो वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा काम तो आसान हो गया ना। फ्रिक्शनल फोर्स आखिर क्या करता है, अपोज करता है ना बॉडी के मोशन को, वो तो रुकावट डालता है भाई, नहीं घूमने देंगे, तो अपोज करें, हम इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर लगेगा। तो अगर हमारा अपोजिंग फोर्स ही घट गया तो हमारे लिए तो खींचना आसान हो गया ना उसको, क्योंकि बस हमारा ही एक फोर्स है जो उसको लेके जाएगा, उधर का फोर्स तो खत्म हो गया, कम हो गया। क्यों? बिकॉज दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रोलिंग से ज़्यादा होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर? रोलिंग फ्रिक्शन क्लियर हो पा रहा है, क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो वेन एवर अ बॉडी रोल्स ऑन द सर्फेस, ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? तो इफ यू वांट टू राइट रोलिंग फ्रिक्शन तो लिखो, यहाँ ऐसे डिफिनीशन नहीं है बट मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो, when any object rolls over the surface, then frictional force act by the surface on object is called rolling friction. Rolling is called rolling friction. Is called rolling friction. समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, फास्ट। अब एग्जांपल में लिख देना, लाइक ट्रॉली। ठीक है, Trolley. या फिर Sir, we. नहीं, ऐसे लिख देना, frictional force acts on wheel of ठीक है, डन। चलिए एग्जाम में रोलिंग फ्रिक्शन क्या है सर? कुछ मेथड होता है जिसके हेल्प से हम फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में भी है, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो क्या क्या मेथड होता है? ठीक है, तो कभी कभी देखना, हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा चक्के में टायर्स
टायर्स में देखो ग्रूव बना दिया जाता है। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है टायर्स में ग्रूव? ये देखो चक्का होता है ना, ये देखो आपने चक्का में ये ग्रूव्स देखा है ना बीच बीच में, देखो। हाँ अच्छा, ये ग्रूव्स देखो, ये ग्रूव्स बना दिया जाता है ना। तो जब टायर्स में ग्रूव बना दिया जाता है तो ऐसे बता, वो सब बता रहा हूँ मैं। पहले सुनो ना, मैंने अभी बताया ना कि कैसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए टायर्स में देखो ग्रूव बना। अब ऐसे मेनली किस टाइप के व्हीकल्स के टायर्स में ग्रूव बनाए जाते हैं? जो हेवी व्हीकल्स होता है, जो भारी, जैसे आपने देखना जेसीबी वगैरह हो गया, उसके टायर्स में देखना ट्रैक्टर वगैरह हो गया है ना, देखना नीचे देखना ग्रूव्स बना देते हैं। अब ग्रूव्स इसीलिए बना देते हैं क्योंकि ग्राउंड को वो अच्छी तरह से पकड़ ले। अगर वो ग्रूव्स नहीं बनाएंगे ना तो क्या होगा, ग्राउंड और उस चक्के के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होगी, ऐसे इंटरलॉकिंग नहीं होगी। वो इसलिए ग्रूव्स बना देते हैं ताकि ग्राउंड और चक्के के बीच में इंटरलॉकिंग हो और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाए। और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने से क्या होगा, जब ये चक्का घूमने की कोशिश करेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होने की वजह से वो आसानी से घूम पाएगा, क्योंकि ग्राउंड में धंसा रहेगा ना, वो खूब आराम से घूम पाएगा। अगर ग्रूव्स नहीं होगी तो पता है क्या होगा, वो ग्राउंड हो सकता है कि स्लिप करे। आप देखना बहुत भारी भारी गाड़ी होती है जो काफ़ी मिट्टी में भी चली जाएगी तो ग्रूव्स की वजह से क्या होता है ना, खूब आराम से निकल जाती है। बट अगर छोटे छोटे कार्स होते हैं जहाँ कीचड़ में एक बार फंस हो गए तो टायर रोल होते रहते हैं, वो निकल नहीं पाते जल्दी। बहुत ऐसे केसेस आते हैं, देखना टायर्स घूमेंगे बट वो कार्स निकल नहीं पाएगी, बिकॉज वो मिट्टी और कीचड़ में फंस गए हैं पूरा। तो ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, ड्यू टू जीरो फ्रिक्शन। तो ग्रूव्स बनाते हैं क्यों? फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर ग्रूव्स रहेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर हम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन, मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो क्या क्या मेथड होता है आप लोगों को मैथ्स में लिखना पहले। ठीक है, ग्रूव्स आर मेड इन द टायर ऑफ व्हीकल्स, ग्रूव्स आर मेड इन द टायर ऑफ व्हीकल्स to increase friction, to increase friction। ठीक है, दूसरा और एक आप काम कर सकते हो। ठीक है, स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द शू ऑफ प्लेयर्स एथलीट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। स्पाइक्स are provided in the shoe of athlete to increase friction। ठीक है, जूते में भी देखना स्पाइक्स बने होते हैं। ठीक है, मशीन बेल्ट्स आर मेड with special material to increase friction। ठीक है, and drive machine wheels properly। कभी कभी वो मशीन बेल्ट्स मतलब देखो चक्के को घुमाने के लिए ऐसे दो गोल गोल मशीन होते हैं ना, दो बड़ा बड़ा चक्का होता है। ये दो ऐसा देखो, ये एक बड़ा चक्का है, एक छोटा चक्का है ना। कभी कभी देखना आटा चक्के की दुकान में यूज होता है, इसके ऊपर ऐसे बेल्ट लगा देते हैं
और यहाँ एक बेल्ट लगा देते हैं ऐसे। अब ये चक्का घूमता है तो ये भी दर दर घूमता है। तो ये जो बेल्ट होता है ना, ये इस पे एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है जो फ्रिक्शन को बढ़ा देता है। अगर मान लो इस बेल्ट में कम फ्रिक्शन होगा ना तो चक्का क्या होगा, स्लिप खाएगा, वो घूम नहीं पाएगा। इसलिए इसको एक स्पेशल मटेरियल से बनाते हैं ताकि दोनों चक्के फिट हो जाए और फटाफट 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 घूम जाए। हाँ, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर यहाँ फ्रिक्शन घट गई तो बेल्ट चक्के से स्लिप खाएगा, वो घूम नहीं पाएगा। सो इसको स्पेशल मटेरियल से बनाते हैं। दैट इज इन द 3rd नंबर पॉइंट। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ ऐसे भी मेथड्स होते हैं जिस मेथड को यूज करके हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन बढ़ाने का तो हमने बता दिया, अब घटा भी सकते हैं। कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिसको यूज करके हम फ्रिक्शनल फोर्स को घटा सकते हैं। देखो, बहुत जगह फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने का काम पड़ता है, बहुत जगह घटाने का काम पड़ता है। तो हम क्या, कौन से मेथड को यूज करके फ्रिक्शनल फोर्स को घटा सकते हैं? ठीक है, तो हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स। तो टू रिड्यूस द फ्रिक्शनल फोर्स, देखो मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्या क्या मेथड होता है? फ्रिक्शनल कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स ऑन द टू द रबिंग सरफेस। Frictional force can be reduced by applying अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही पार्ट है। अच्छा, ओके, नाउ कोई बात नहीं, लिख लिया, अच्छी बात है। सो थोड़ा सा ही पार्ट है, वी विल कवर टुमारो। थैंक यू। Here, good evening. Now we have some method where we can use it to reduce friction. Friction को reduce करने का भी कुछ method है, ठीक है। वो क्या method होता है? देखो, फ्रिक्शन को रिड्यूस हमें करना क्यों पड़ता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस हमें करना इसलिए पड़ता है, ठीक है, ठीक है। नहीं, वो उस केस में फ्रिक्शन इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक जूते का ग्रिप नहीं मिलेगा उस सरफेस पर तब तक हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस वी हैव टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ठीक है। तो कई जैसे मशीन पार्ट्स वगैरह होती है ना, तो मशीन पार्ट को स्मूथ वर्क कराना पड़ता है। तो जब तक मशीन का पार्ट अच्छी तरह से स्लिप नहीं करेगा तब तक वर्क नहीं करेगा। जैसे बॉल बियरिंग आप लोगों ने देखा है ना, तो बॉल बियरिंग में क्या होता है, उसको स्लिप करना पड़ता है, और स्लिप करने के लिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए, जीरो चाहिए। जब तक फ्रिक्शन जीरो होगा तभी ना बॉडी एक दूसरे के साथ स्लिप करेगा। तो आपने बियरिंग, बॉल बियरिंग देखा होगा ना, मशीन पार्ट्स में यूज़ करते, तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करने की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन को कम करने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर मशीन का प्रॉपर फंक्शन हो, जहाँ मशीन रोल करे, घूमे अच्छी तरह से, क्योंकि जब तक स्लिप नहीं होगा तब तक मशीन विल नॉट मूव। समझ में आ रहा है? हमारे चलने के लिए या कोई अदर वर्क के लिए वहाँ पर तो फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ पर देखो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए जूते में ग्रिप्स दिए जाते हैं, ये सब ग्रिप्स दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है? सो दैट इट कैन होल्ड द ग्राउंड एंड फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज सो दैट वी कैन वॉक। बट हमको वहाँ पर फ्रिक्शन कम करना पड़ता है जहाँ पर मशीन्स को प्रॉपर फंक्शन कराना पड़े, यानी कि जहाँ पर मशीन प्रॉपरली स्लिप करे एंड इट कैन मूव। तो देखो क्या क्या है। तो पहला, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग द लुब्रिकेंट्स, ठीक है। मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, देयर आर सम मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। तो नंबर 1 लिखना है सबको, ठीक है। पहला मेथड क्या है? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स। फ्रिक्शन कैन बी reduced by applying lubricants, ठीक है। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होता है? एक टाइप है, देखना कि ऑयल टाइप का ग्रीस देखते हो, मैंने देखते हो ना, ग्रीस वगैरह देख करके लूज करते हैं, देखते हैं ना, ऐसे लिक्विड डालते हैं तो पार्ट्स लूज हो जाते हैं।
जब वो जाता है लिक्विड तो कितना ढीला हो जाता है पार्ट, तो साइकिल कितना फास्ट मूव करता है। तो हाँ, उसी इसमें फ्रिक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा। जब फ्रिक्शन रिड्यूस करेंगे तभी वो फटाफट मूव करेगा, देन साइकिल भागेगी आगे। सो वे हैव, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? लुब्रिकेंट्स इज टाइप ऑफ ग्रीस और ऑयल विच, ठीक है, घर में है ना, ओके। नेक्स्ट समझ में, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग बॉल बियरिंग इन मशीन्स। आप देखना और एक चीज़, जब मशीन्स ठीक से नहीं चलने लगे या मशीन्स का पार्ट मूव नहीं करता, देखना बॉल बियरिंग यूज करते हैं, गोल 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 रिंग टाइप का बॉल बियरिंग। आपने देखा है ना साइकिल्स में, देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट होता है, ऐसा होता है। यहाँ पर देखना ऐसा, और यहाँ पर देखो कई सारे रिंग्स टाइप के लगे होते हैं, बॉल टाइप का। तो जानते हो इसको घुमाने के लिए ये बॉल ही मेन काम करता है, समझ में आ रहा है? व्हेन इट बॉल मूव्स, तो ऐसा एक टूल्स लगाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड बॉल बियरिंग। ये बॉल बियरिंग लगाने से क्या होता है पता है? चक्का अच्छी तरह से घूमता है या कोई मशीन पार्ट फटाफट मूव करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग इसको कैसे घटा सकते हैं? बाय यूजिंग बॉल बियरिंग ऑल्सो, यानी कि लुब्रिकेंट्स भी चाहिए, और अगर लुब्रिकेंट्स नहीं हो तो वी कैन यूज बॉल बियरिंग्स। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, friction can be reduced by using ball bearings, ठीक है। बॉल बियरिंग यूज करके भी हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है। बॉल बियरिंग्स कहाँ? इन मशीन, ये भी लिख लो, इन मशीन, ठीक है, क्लियर? इस तरह का साउंड नहीं करना है, ठीक है ना। अब एक चीज, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील टू मूव द ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो कि हम लोगों को एक बक्से को, भारी बक्से को खींच रहे हैं, तो कितना ताकत लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमें उसको खींचने में भी बहुत ताकत लगेगा। पर हम अगर उसी बक्से को चक्के पे चढ़ा दे, ट्रॉली बना दे, तो कितना आराम से लेके जा सकते हैं। तो फ्रिक्शन, जब रिपीट नहीं करना है बात को, समझो, अगर डाउट होता तो पूछो, बट मेरी बात को रिपीट नहीं करना है। जब आप किसी हेवी लोड्स को डायरेक्ट खींचते हो तो कितना फोर्स लगता है? जैसे बक्से को रख दिया ग्राउंड पर, हम खींच रहे हैं तो कितना ताकत लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दैट प्लेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। जब तक रुका था और मैं फोर्स लगा रहा था तो स्टैटिक फ्रिक्शन था, जैसे ही चलना स्टार्ट कर दिया उसके अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, बिकॉज फ्रिक्शन इन द मूविंग बॉक्स। अब क्या हुआ? अब जब वो बॉक्स मूव करने लगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, तो भी ज़्यादा है, पर हमको और कम करना है, हमको कम फोर्स लगा करके उसको मूव कराना है, कुछ नहीं करना है। हमने उसको एक चक्के में चढ़ा दिया, तो अब हमने उस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है, यानी कि जब रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तब तुम बक्से को आराम से खींच के लेके जा सकते हैं, बिकॉज हमने फ्रिक्शन को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। तो फ्रिक्शन को हमने बहुत रिड्यूस कर दिया, तब हमको उसको खींचना आसान पड़ जाता है, वो स्लिप करेगा, मतलब आसानी से खिंचा जाएगा। सो तीसरा पॉइंट क्या? फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड, तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स to move ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो यहां पर थर्ड प्रोसेस क्या है? हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए व्हील यूज करेंगे, और व्हील यूज करके हम फ्रिक्शन को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? दैट इज क्लियर? तो हियर वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय यूजिंग व्हील्स, ठीक है। ऐसे भी देखो ना आप, बस को अगर मैं चक्के पर नहीं चढ़ा, बस के लिए अगर व्हील नहीं बना दिया, ठीक है, और बस को मैंने बक्से पर चढ़ा दिया, बक्से पर, और ढाक ऐसे बस चलेगा क्या? तो चक्के पर चढ़ा दिया तभी ना फ्रिक्शन कम हुआ, तभी बस कितना स्पीड चलता है ना, बिकॉज जब बस को चक्के पर चढ़ा दिया तो रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है बिटवीन द ग्राउंड एंड द व्हील। तो ग्राउंड और व्हील के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से चक्के और रोड के बीच का फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाता है, और कम हो जाता है इसीलिए जो है खूब आराम से बस चल सकती है।
अगर वही वो बस व्हील पर नहीं होती तो चलना मुश्किल होता है, बिकॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज बहुत, समझ में आ रहा है? क्लियर क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को बढ़ाना कहाँ कहाँ जरूरी पड़ेगा? जहाँ हमें चलना हो ग्राउंड में खुद, समझ में आ रहा है? वहाँ फ्रिक्शन यानी कि ग्रिप को ज़्यादा करने के लिए, समझ में आ गया? देयर वी नीड फ्रिक्शन। एथलीट्स वगैरह दौड़ते हैं ना, तो वहाँ पर देखोगे क्या होता है, वो अपने हैंड्स को बहुत, ठीक है, या कभी देखना कि कबड्डी प्लेयर्स होते हैं हैंड्स को ऐसे करते हैं बिकॉज ग्रिप ज़्यादा हो ताकि पकड़ पाए। तो इस केस में फ्रिक्शन हमें ज़्यादा होना, और फ्रिक्शन और एक केस में ज़्यादा होना होता है जब हम मैच स्टिक से माचिस जलाते हैं, तो उस केस में फ्रिक्शन ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो जल्दी गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। बीच में नहीं बोलना है। इन दैट केस हीट प्रोड्यूस होगा। जब हम उसको रब करेंगे तो इन दैट केस हीट विल प्रोड्यूस और वो आसानी से मैच स्टिक्स बर्न होगी। इन दैट केस वी नीड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। समझ में आ गया? फ्रिक्शन घटाने का बस एक कुछ ही केसेस में ज़रूरत पड़ता है जहाँ पर मशीन का कोई पार्ट आसानी से मूव करे। इन दैट केस वी हैव टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तो मशीन पार्ट्स आसानी से घूम पाएंगे। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हमने बहुत सारा तरीका बताया। ठीक है, लुब्रिकेंट्स लगा दो, जब मशीन पार्ट्स टाइट हो गया हो, नहीं घूम रहा, लुब्रिकेंट्स लगा दो। उसके बाद आप बॉल बियरिंग यूज़ करो, और या फिर व्हील पर चढ़ा दो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट कैन अकर बिटवीन द टू सरफेसेस कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम आपको बताते हैं, सुनो ध्यान से सुनो। लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले लिख लो, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैं आप फिर समझा देता हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं पहले लिख लो, मैं फिर समझा देता हूँ आपको। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन दैट कैन अकर बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ friction that can occur between two surfaces in contact, ठीक है, is called limiting friction, is called limiting friction। अब सुनो बात, अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो कि ये है पोडियम। अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पुश करना, धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ग्राउंड उल्टा इसको पुश कर रही है। हमने बोला फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उल्टा लगता है, जहाँ मैं फोर्स लगाता हूँ उसको उल्टा लगता है। तो जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूँ, ग्राउंड क्या कर रही है, इसको, हम इसको आगे धक्का दे रहे हैं, बट ग्राउंड इसको इधर धक्का दे रही है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एक्ट्स ऑपोजिट। तो जब हम इसको धक्का दें तो ग्राउंड वैसे ही इसका फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। जैसे हम अपने पुश को बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। अब हम बढ़ाते जा रहे हैं, अब क्या हो गया, मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया। यानी कि अब ग्राउंड उससे ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर पाएगा। यानी कि मैंने बहुत ताकत लगा दिया, अब ग्राउंड बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई कर चुका, अब नहीं कर सकता। अब जैसे मैं इससे फोर्स और बढ़ा दूं तो इट विल स्टार्ट मूविंग। अब ग्राउंड क्योंकि उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं दे सकता। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, जो ग्राउंड कैन अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो ग्राउंड एक ऑब्जेक्ट पर लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? ओके, और एक बार समझा देता हूँ। सपोज करो कि ये पोडियम, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको धीरे धीरे धक्का दूंगा। तो जैसे मैं इसको धीरे धीरे धक्का दूंगा तो ग्राउंड भी उसको ऑपोजिट फोर्स से धक्का देगी, उल्टे साइड में धक्का देगी, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्यों, हमने बताया था ना, फ्रिक्शन हमेशा उल्टा लगता है। तो अब देखिए, हम धक्का बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड का बढ़ता जा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। यानी कि अभी मैंने मैक्सिमम धक्का दे दिया, फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स और नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता फ्रिक्शन फोर्स, पर मेरा ताकत तो बढ़ सकता है ना। तो अब क्या किया मैंने, इससे ज़्यादा ताकत बढ़ा दिया तो इट स्टार्ट्स मूविंग। तो इसके मूव करने के पहले तक जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था, जो ग्राउंड दे रहा था, वो था वही लिमिटिंग फ्रिक्शन।
समझ में आ गया? यानी कि अगर हम अपने ताकत को लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तभी ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। सर एक बार, समझ में आ गया? सर एक बार फर्स्ट लाइन डिफाइन कीजिए ना। फर्स्ट लाइन बता रहे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन दैट कैन अकर बिटवीन टू सर्फेसेस, दैट कैन अकर बिटवीन टू सर्फेसेस दिस एंड दिस इन कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, उस केस में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? क्योंकि जब मैं इसको पुश करना स्टार्ट करूंगा ग्राउंड भी तो उसको अपोजिट पुश करेगी ना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू आवर फोर्स। जब हम जहाँ फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन इसका उल्टा लगेगा, तो हमारे फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो जैसे हम बढ़ाते जाएंगे अपना फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर बढ़ता जाएगा। हमने मैक्सिमम ताकत लगा दिया और फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। जब मैं अब ताकत बढ़ाऊंगा भी तो फ्रिक्शनल फोर्स इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो उस केस में वो फ्रिक्शन क्या कहलाया? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाया। अब मैंने क्या किया, अब और ताकत मैंने बढ़ा दिया, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, देन इट स्टार्ट स्लाइडिंग। समझ में आ गया? तो उस केस में ये फ्रिक्शन अब ये जब मूव करना स्टार्ट कर दिया, इन दैट केस फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन हट गया। तो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगा था? जब बॉडी रुका था। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया? जब मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी जब हमने क्रॉस कर दिया अपने फोर्स से, तो वो बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो गया। समझ में आ गया? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो गया। क्या हो गया? बैटरी लो हो गया सर। होने दो। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि सबसे अगर ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा होगा तो आपका हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बिल्कुल कम रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? यानी कि मैक्सिमम अगर हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे कम वैल्यू हुआ तो स्टैटिक से कम हुआ तो स्लाइडिंग से कम हुआ तो रोलिंग। समझ में आ गया बात? मैंने क्या बोला आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया? होमवर्क आपका वही होगा जो हमने आपको बताया हुआ। और ये याद रखो, हम नेक्स्ट क्लास में जो आपका जो वर्क है जो मैंने दिया हुआ है, आई विल आस्क यू। सर बंद हो गया, होने दो। नेक्स्ट क्लास में